हेलो एवरीवन। तो शैक्षिक अवसरों की समानता जो कि हमारा यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर था, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत ही बड़ा है, तो उसका आज ये लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगर इससे पहले कि आप लोगों ने दोनों यूनिटें ना देखी हों या इसके पिछले वाले दोनों वीडियो ना देखे हो, तो आप लोग ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद आप सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो सिस्टमेटिक रूप से इस पूरी बुक को मैंने पढ़ाया हुआ है। जो सिलेबस है केवल वही पढ़ाया हुआ है, आप लोग जा कर के वहाँ अच्छे से देख सकते हैं। और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, नोट्स बनाने में, फिर आपके सामने प्रेजेंट करने में, फिर अपलोड करने में डेटा, समय और मेहनत, ये तीनों चीज़ें लगती हैं। तो आई होप आप लोगों को मैं इसीलिए इतने अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ना दोबारा मेहनत करनी पड़े। पूरी की पूरी 80 के 80 पेजों में जो जो काम की चीज़ें होती हैं वो निकाल के आपके सामने हमें रखनी पड़ती है। तो आई होप आप लोग एक सब्सक्राइब दबा करके कम से कम लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि चैनल को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब देखिए, इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, जिसके अंतर्गत शैक्षिक अवसरों की समानता की बात कही गई थी। तो अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए थे, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहले बात की गई थी अनुसूचित जाति की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, यानी एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में। जो सबसे पहले, जो हमारे बौद्ध काल के बाद में सबसे पहले शिक्षा में विभिन्नता आई थी, वो यही आई थी कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा तो थी, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा नहीं थी। तो सबसे पहले इसकी बात की थी इसने। फिर पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, यानी बैकवर्ड और माइनॉरिटीज़ की बात कही गई है। फिर निर्धन एवं प्रौढ़ लोगों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों, वो जाति था, ये जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात की गई, शिक्षा की व्यवस्था। फिर विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था, यानी स्पेशल नीडी चाइल्ड जो होते हैं। और उसके बाद में महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की बात इसने कही थी। ये इसके सबसे प्रमुख मुद्दे थे। और साथ ही साथ में इसमें क्या लिखा था, इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय एवं सभी प्रकार के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। तो आई होप 1986 का आप लोगों को एक ब्रीफली ये कर लिया, और इस तरीके से आप लोग अगर पेपर में लिखेंगे जा करके, तो आपका पेज भी भरेगा और आपको नंबर भी पूरे पूरे मिलेंगे। देखिए, आप लोगों को लिख के भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग पेपर में लिखिए। समय भी कम, पेज भी पूरा भरेगा और नंबर भी आपको पूरे पूरे मिलेंगे। तो चलिए आगे जरा, महिलाओं के लिए क्या शिक्षा की कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, उनके लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, महिलाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु क्या क्या साधन एवं क्या क्या उपाय किए गए थे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 1948 और 1949 की तरफ एक राधाकृष्णन आयोग आया था, जिसके अंतर्गत स्त्री शिक्षा से रिलेटेड एवं महिला को सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई थी। तो इसमें क्या कहा गया था, शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते। देखिए, एक कथन, बहुत ही एक फेमस कथन है, जिसमें कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति, यानी यदि एक पुरुष शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह एक व्यक्ति विशेष के लिए शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन यदि एक स्त्री शिक्षा प्राप्त करती है, तो वह आगे कई पीढ़ियों तक शिक्षा चलती रहती है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की प्राथमिक गुरु होती है। सबसे पहला सामाजिकरण बच्चे का परिवार से शुरू होता है, और माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। तो इसलिए ऐसा कहा गया। तो वही कहा गया, शिक्षित की स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते। स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए, ये इसके अंतर्गत था। और फिर देखिए, यहाँ पर पाठ्यक्रम ऐसा हो जो महिलाओं को समाज में सम्मान दिला सके। ठीक है। जो कि लोग जब पढ़ें उसको, तो उसमें नारियों के प्रति उनके लिए सम्मान का भाव आए, उनके लिए एक प्रति से कह दीजिए रिस्पेक्ट का भाव आए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। नारियों को व्यावसायिक शिक्षा देना भी आवश्यक है, जिससे वे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें और कोई भी व्यक्ति उन्हें दबा करके ना रख सके, और आगे भी वो अपनी लाइफ में अच्छा काम कर सके। फिर देखिए, यहाँ पे दूसरी जो कमेटी बनाई गई थी राधाकृष्णन के बाद में, वो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति बनाई गई थी, जो कि 1958 में बनाई गई थी, जिसका अन्य नाम दुर्गाबाई देशमुख समिति भी था। तो ऐसे भी मतलब क्वेश्चन पिछली बार आया था कि दुर्गाबाई देशमुख समिति का अन्य नाम क्या है, तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति है, जो कि 1958 में बनी गई थी। इसके अंतर्गत क्या बात कही गई थी कि प्रत्येक राज्य में स्त्री की शिक्षा हेतु विद्यालयी सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक
एक स्टेट ने उसको लागू किया और बाकी के स्टेट जो हैं वो मौन रहे। तो हर एक राज्य के लिए ये होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। गाँव में जो स्त्रियां रहती हैं, जो केवल मतलब निचले स्तर पर ही रहती हैं, उनका साक्षरता दर उतनी अच्छी नहीं होती है, वे केवल भोग की वस्तुएं समझी जाती हैं। तो गांव क्षेत्रों में भी स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। स्त्री शिक्षा में प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए राज्य परिषद गठित की जानी चाहिए, जो कि उसको देखे। ठीक है, थर्ड देखिए क्या आया था औरतों की शिक्षा के लिए, कोठारी आयोग, जो कि 1964 से 66 रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसने हर एक विषय पे मतलब बात की थी। इंटरमीडिएट स्तर तक पर लड़कियों हेतु अलग विद्यालय खोले जाएं, मतलब महिलाओं के लिए इंटरमीडिएट तक की उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग विद्यालय खोले जाएं। इसके आगे देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था लड़कियों के लिए अल्पकालीन तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जो कम समय में वो सीख सकें और अपना व्यवसाय स्टेब्लिश कर सके। नारी शिक्षा के लिए अनुसंधान इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ पर खोज या रिसर्चेस वगैरह वो कर सकें। बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा हेतु अधिकाधिक प्रयत्न किए जाएं, मतलब कंपलसरी एजुकेशन की जाए, हर एक बालिकाओं को कंपलसरी एजुकेशन मिले, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किए जाने चाहिए। फिर स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर निर्णय लेना चाहिए। तो ये कोठारी आयोग के इतनी संस्तुतियाँ उन्होंने स्त्री के लिए दी थी। फिर देखिए फोर्थ आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, जहाँ पर रिजर्वेशन फॉर वुमेन की बात कही गई थी। यहाँ पर भी वही बात कही गई, जब स्त्रियों के लिए तो उसमें सब कुछ उठा लिया है। स्त्रियों की प्राथमिक शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना, ये सिमिलर थी किसके हिसाब से, जो अभी हमने कोठारी आयोग बताया। उसके बाद लिंग भेद जैसे उत्पन्न हो रहे विषयों को जड़ से समाप्त करना चाहिए। स्त्रियों के विकास यानी जेंडर बायसनेस की बात कही गई है। स्त्रियों के विकास हेतु विभिन्न कला कौशलों से संपन्न संस्थानों का उद्घाटन करना चाहिए, जहाँ पर वो सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब सीख सके तथा भविष्य में अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके। फिर देखिए फिफ्थ वाला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महिला समाख्या। मैंने ईयर वाइज अरेंज किया था कि पहले जो आया पहले लिखा, दूसरा आया तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति लिखी, तीसरा कोठारी आयोग लिखा था, चौथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखी थी, पांचवा महिला समाख्या आई थी, फिर राममूर्ति समिति आई थी। तो मैंने लाइन से ही लिखा हुआ है जो जिस ऑर्डर में आया था। महिला समाख्या का अर्थ होता है शिक्षा द्वारा महिलाओं को समानता देना। ठीक है, याद रखिएगा महिला समाख्या का क्या अर्थ है, शिक्षा द्वारा महिलाओं को समानता देना। वह यह कार्यक्रम जो था वो 8 राज्यों तथा 51 जिलों में चलाया जा रहा है। स्त्री शिक्षा के विकास हेतु 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम तथा 1952 में विशेष विवाह अधिनियम प्रमुख लाया गया था, जिसमें स्त्रियों के बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। सन 1983 में आपराधिक दंड संहिता अधिनियम तथा 1986 में अश्लील प्रस्तुतिकरण विरोध अधिनियम भी इसके द्वारा लाया गया था। तो महिला समाख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बाकायदा सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए प्रोफेसर राममूर्ति समिति के बारे में बात करेंगे। तो विद्यालय में पोषण स्वास्थ्य तथा बाल विवाह का समावेश किया जाना चाहिए। ठीक है, स्त्री शिक्षा हेतु अलग अलग धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो प्रोफेसर राममूर्ति समिति ने इस पर बात की थी तथा इन्होंने कहा था कि छात्रवृत्ति मतलब स्त्रियों को प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि वे अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख सकें। मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाना चाहिए, जिससे कि महिलाएं जो हैं वो पाठ्य पुस्तकें प्राप्त कर सकें। विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अधिकाधिक अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जा सके, जिन्हें देख करके और महिलाएं प्रेरित हों, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की एक बात भी हो, और समाज में कई प्रकार के लोग जो हैं जो महिलाओं को विद्यालय नहीं भेजते, वह भी उन्हें विद्यालय भेजने पर प्रेरित हो सकें। कि जब वो देखेंगे कि कितने बड़े बड़े स्तरों पर महिलाएं क्या क्या कार्य कर रही हैं, तो वे भी अपने घर की स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। आई होप आप लोगों को ये तीसरा चैप्टर जो है वो पार्ट बाय पार्ट में बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने देखिए अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी मैंने सब कुछ लिखा, सबको अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की, और मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सिलेबस को पूरी तरीके से मैं ही जानता हूँ कि मैं किस तरीके से कवर कर रहा हूँ, और आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस आप लोगों के लिए कवर करके और आप लोगों तक पहुँचा भी दूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आई होप आप लोगों को वीडियो हमारा
अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें और बताइए कमेंट में कि हाँ, आप लोगों को मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास कैसा लगा, ताकि मैं इसे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी तैयार रख सकूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।